तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग आज एक विद्यार्थी से मिलने जा रहे हैं। विद्यार्थी का नाम है मुबारिक। और मैं कई बार डिस्कस कर लेता हूं कि बहुत बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद मिलने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट हमसे भी आगे निकलता है और एम्स में पहुंचता है, कोई मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। यानी सक्सेस जो बच्चा होता है हमें बहुत अच्छा लगता है और उस समय सोने पर सुहागा हो जाता है जब वो स्टूडेंट्स हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि वाह, ये आज हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज एम्स में है, आज मेडिकल कॉलेज में है। हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज एक नए सिरे से बात करने जा रहा हूँ। मुबारिक से आपको मैं मिलवा देता हूँ। जैसे ये आज मेरे पास ही बैठा है, मेरे से मिलने के लिए आया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार क्या है कि विद्यार्थी कई बार भटक जाता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें कि हम लोग अच्छा कर पाएँ, नीट में हमारा सिलेक्शन हो और कम पढ़ के, यानी कि सफिशिएंट अपने को उतना पढ़ना है जितना आपका सिलेबस है, तो उस पर फोकस कर पाएँ। तो हम तीनों सब्जेक्ट की बहुत शॉर्ट में हम लोग बातें करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट के बारे में मुबारिक ने क्या फेसेस किया है ना, इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई। खैर बहुत समस्याएं आती है एक स्टूडेंट की जब पढ़ाई करता है तब, है ना, हर तरह की समस्याएं आती है। तो उन पे हम डिस्कस नहीं करते हुए हम इन्हीं चीज़ पे मेनली फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए और मुबारिक ने उन चीज़ों को कैसे पढ़ा, स्पेशली कितनी चीज़ें पढ़ी और कितना पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसी हम लोग बातें मुबारिक से करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मुबारिक जो है वो अभी MBBS थर्ड ईयर में अभी एंटर करने वाला है, सेकेंड ईयर इसकी चल रही है और एम्स रायबरेली में ये MBBS कर रहा है ना। तो एक बार आप लोग बात कर लीजिए। तो सबसे पहले मुबारिक, मैं यदि कहूँ संक्षिप्त में कि कौन सी ऐसी बात है जो तुम स्टूडेंट को बताना चाहते हो। थैंक यू अजय सर। जो सबसे परेशान करने वाली बात बच्चों को है वो ये है कि बढ़ती कट ऑफ। नीट में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं तभी नीट मेडिकल कॉलेज में अपन सीट अपनी कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी टेंशन है कि कैसे 600 प्लस नंबर लाएं। देखो 600 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है, इजी आता है, तभी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। और इस इजी पेपर में अच्छा स्कोर लाने के लिए हमको क्या करना है कि हर टॉपिक को पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे जो टॉपिक हम छोड़ेंगे उस टॉपिक से कोई आसान सा सवाल आएगा और वो आसान सा सवाल इंडिया के हर बच्चे करेगा और इंडिया का हर बच्चा अगर वो आसान सा सवाल करके आपसे आगे निकल गए तो आप वहाँ कंपटीशन से निकल जाएंगे। तो हर टॉपिक को पढ़ना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ लिया और एक टॉपिक बिल्कुल छोड़ दिया तो ये इससे इतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा। जो तूने बहुत अच्छा पढ़ा है उसमें 100% गारंटी नहीं है कि तू वो क्वेश्चन कर दे। कई बार बायोलॉजिकली मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है जो तूने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो तू बिल्कुल नहीं पढ़ के गया वो बहुत आसान क्वेश्चन है और वो तू छोड़ कर रहा है, तो ये बड़ी ठीक बात होती है। बहुत और क्वेश्चन यदि वहां से आ जाता है तो फिर काफी दिक्कत हो जाती है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कंपटीशन में यही होता है कि बहुत जिस क्वेश्चन को सब लोग कर रहे हैं और उसे तू छोड़ रहा है तो ये तेरे को कंपटीशन से वही निकाल देती है। दूसरी बात जो अपन सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि फिजिक्स बच्चों की सबसे बड़ी मुश्किल सब्जेक्ट, बहुत बड़ा काम ऐसा लगता है बच्चों को कि भाई फिजिक्स ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है जो हो नहीं सकता। और ऐसा भी लगता है बच्चों को कि भाई फिजिक्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुक रहा है और यही वो कारण है ना, वो कारण आज हमें मिल गया है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रुका हुआ है और हमारे कम परसेंटेज आ रहे हैं, कम नंबर हमारे बन रहे हैं, स्कोर इसी के कारण डाउन हो रहा है। तो मुबारिक, तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत अच्छी थी। हाँ, तो फिजिक्स के बारे में क्या बातें बताना चाहेगा बच्चों को। हाँ, फिजिक्स में मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि फिजिक्स में मेरे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे नीट 2022 में। और मैंने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। मैंने जो ये देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़कर बहुत अच्छा जो करना था वो ठीक है, मैंने फुल मार्क्स लिए, बट इतनी ज़रूरत नहीं थी। फिजिक्स में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि बहुत ब्रीफली पढ़ना है, बहुत सुपरफिशियली पढ़ना है। जो टीचर तेरे को पढ़ा रहा है क्लास में वो सफिशिएंट है, बट उसको बार बार रिवाइज करो और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, मॉड्यूल जो वगैरह मिलते हैं, ये सफिशिएंट है, इनको बार बार करो। आसान क्वेश्चनों को बार बार करो, टफ क्वेश्चनों को नहीं करना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है नीट में।
तो मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। हाँ। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ही आना चाहिए। आते नहीं। हाँ, तो ऐसा तो एनटीए में भी नहीं आते हैं ना, जो एनटीए पेपर बना के देता है उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं फिजिक्स में भी। तो आपको फिजिक्स पढ़नी है, जितना लेवल से आपसे हो सकता है उतनी कोशिश करो कि आपसे हो। और एक बात और मुबारक ने जो मुझे बताई कि यदि आपको किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग माइंडसेट होता है सभी का। किसी को लगता है कि मुझे बायोलॉजी अच्छी आती है तो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, तो वो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। कईयों को ऐसा लगता है कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी आती है और वो अच्छा पढ़ते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बायोलॉजी को नहीं पढ़ते। तो मुबारक, ऐसे कुछ हो सकता है कि यदि हम लोग एक सब्जेक्ट ना पढ़ें और 2-3 सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या इससे सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो सिलेक्शन की रेंज में चला जाए। क्योंकि मैंने यही बात बताई थी कि पेपर बहुत आसान आता है जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़े हो, बहुत ज़्यादा पढ़े हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत अच्छा करें। बाई चांस अगर उसमें बहुत अच्छा कर लिया तो एक पार्ट जो आपका वीक है उसमें सारी दुनिया ठीक करेगी, लेकिन तो बिल्कुल ही कम करेगा तो फिर वही कंपटीशन से निकल जाएगा। हाँ, तो आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। यानी जो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आप लोगों को बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है ना, और पहले आपको ये काम करना है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने बायोलॉजी में उतना पढ़ दिया जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी आपको जो क्लास में नोट्स लिखाए जाए और आपसे जो एनसीईआरटी पूछती है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी आपको नोट्स और मॉड्यूल से एनसीईआरटी की तरफ लौटना है। मेन बात क्या है कि आपको पूरी एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये बात सही है मुबारक? हाँ। और जैसे आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और फिजिक्स आपको यदि बहुत अच्छी नहीं लगती, तो आप फिजिक्स ऐसा करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि फिजिक्स को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और बायोलॉजी में इतना लगा रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि पूरी एमबीबीएस करने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि इसी बार, इसी क्लास में, इसी में नीट की क्लास में मैं पूरा एमबीबीएस का सिलेबस कर लूँगा। तो एक अच्छी बात यह है यहाँ पे कि बच्चे को पहले तो वो करना चाहिए कि सारा सिलेबस कंप्लीट करें, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की बजाय आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता उस पर फोकस करना चाहिए। क्या ये बात सही है मुबारक? बिल्कुल सर। हाँ, तो यही बातें हैं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, जो सफल होते हैं लाइफ में, उन लोगों की कुछ जो सलाह होती है वो हमारे लिए मायने रखती है कि वो लोग इस रास्ते से, किस रास्ते से होकर गुजरे हैं कि वो सफल हुए, और हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए ना। तो वो गलतियां आप लोग बार बार ना दोहराएं। फिजिक्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत हार्ड चीज़ आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन आसान चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें जो है, आपको सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। मुबारक, केमिस्ट्री के बारे में कोई 2 बातें जो तुमने जिस तरह से केमिस्ट्री की पढ़ाई की, उसमें क्या कहना चाहोगे? केमिस्ट्री पूरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो अप्लाई होती है क्योंकि वो एज ए फिजिक्स होती है, तो उसमें तो कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद में क्वेश्चन ही करने होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एज ए बायोलॉजी ट्रीट करनी है अपने को। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रखनी है, जैसे भी करके, अगर मॉड्यूल की हेल्प से कंसेप्ट बिल्ड करके एनसीईआरटी को याद करना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके लिए जो टीचर पढ़ाते हैं वो सफिशियंट है। जो रिएक्शन अगर एनसीईआरटी से सीधे रटने बैठोगे तो रटा नहीं जाएगा, लेकिन जब टीचर पढ़ाएगा तो वो सारा समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोएनाइन बन रहा है, या फ्री रेडिकल बन रहा है, और कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। और ये सारे कंसेप्ट तब बिल्ड होंगे जब आप क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली क्लास के टीचर पर छोड़ देते हैं। जो टीचर कराता है पूरा विश्वास के साथ उसे कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आज तक आया भी नहीं है, बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो पढ़नी है, उसके बाद में प्रेफरेंस देनी है एनसीईआरटी को। और फिजिकल केमिस्ट्री एज ए फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मुबारक ने यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में 3 बातें बताई। सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसको बिल्कुल फिजिक्स की तरह ट्रीट करना है, यानी कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और बार बार आप न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ लौटना चाहिए, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आप एक बार एनसीईआरटी की तरफ तो जाएं, लेकिन सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो चीज़ें काफ़ी सफिशियंट है। तो आपको जो एनसीईआरटी है वो तो आपको समझ में आनी चाहिए, वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है। एक बार एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी चाहिए अच्छे से, लेकिन जो टीचर्स जो नोट्स लिखवाते हैं वो चीज़ें काफ़ी सफिशियंट है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुबारिक कई बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में कई सारी बुक्स हैं, एक्स्ट्रा की बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर बच्चों को नोट्स लिखवा देता है। इसके अलावा जो पेपर हो रहे हैं बच्चों के माइनर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं बच्चों को, है ना, फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए। तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा की बुक्स बच्चे को पढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे बाहर से जो आपको बुक्स लेके आते हैं, आप उठा के लेके आते हैं, सर मैं बायोलॉजी की ये बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं ये बुक्स पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा की बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो इनकी ज़रूरत नहीं होती। जो आपको क्लास में लिखवाया गया है वो पढ़ें। इसके अलावा जो एनसीईआरटी जो है वो पढ़ें, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करें, जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनके सारे क्वेश्चन कर लें, और जो आपके पेपर हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई बुक्स लेने की जरूरत है। तुमने कोई बुक्स पढ़ी किसी भी सब्जेक्ट में? नहीं, कोई भी बुक्स एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे पैसा बर्बाद होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे बुक्स में काफी सारे करेक्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा होता है, और बच्चा उस इनकरेक्ट आंसर को बच्चा याद रख लेता है, तो ये बच्चे के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है, जैसे हम तो आपको क्लासों में बताते रहते हैं, जब आपको एक टॉपर बताता है तो उसको आपको थोड़ा यकीन हो जाता है कि भाई वास्तव में जो सर लोग बताते हैं वो आपको सही बताते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं कि जो चीजें करवा रहे हैं इनके अलावा भी आप लोग अनेकों जो बुक्स है उनको ले लेके उनके पीछे घूमते रहते हैं। तो फालतू में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी नो कंफ्यूजन। तो इस सिद्धांत पे अपने को काम करना चाहिए। तो मुबारक, बताओ एम्स में जाके तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एम्स में एक बार आप पढ़ के अच्छे से पढ़ के एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और ऐसा नहीं है कि एम्स में जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस अपनी चीज़ों को ईमानदारी से करते रहिए, जो टीचर बता रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। बस टीचर जो बताते हैं ना वो तुम्हारा सिलेक्शन चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अच्छी बातें बताते हैं। और बाकी और टीचर बाद में तुमको पता चल जाएगा। एम्स में बहुत सस्ते फीस में, बहुत कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन एम्स में मिलती है। हाँ, और ये एक बात और जो मुबारक ने मुझे बताई, और वो बात भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है ना। तो मुबारक ने कहा कि सर एक बार आप स्टूडेंट को बता देना, ताकि अभी बच्चों को यदि उसमें सचेत कर दिया जाए तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। यदि मुबारक बच्चा जैसे मान लो कि राजस्थान में किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो उसकी कितनी फीस लगती होगी? शायद 1,08,000 एक जनरल ओबीसी के बॉयज़ को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि ऐसा मेडिकल कॉलेज चुनते हैं जिसमें आपके यदि कम मार्क्स आए हैं, यानी आप नीट में यदि कम मार्क्स लेके आते हैं, बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं, तो आपको मेडिकल कॉलेज जो मिलेगा उसमें फीस आपकी ज़्यादा लगने वाली है। 1 लाख से भी ऊपर, 1,08,000 मुबारक बता रहा है मेरे को। तो लगभग आप ये मान के चलो। और आजकल ऐसा भी कर दिया कि हॉस्टल की जो फीस है वो अलग से है ना। तो आपके एमबीबीएस में जब आप जाओगे, यदि आपके नंबर कम आते हैं तो ये आपके 5 साल तक की कमी खलेगी ना। और इसमें क्या होगा कि 1 लाख तो आपकी 1 साल की फीस रही, 1 साल की तो फीस है, और दूसरा कि आपको हॉस्टल के अलग सी फीस है वो लगेगी, यानी लगभग 2-2.5 लाख रुपए का लगभग खर्चा है वो आ जाता है। लेकिन मुबारक, तुम जैसे अभी एम्स की कितनी फीस दे रहे हो? 1 साल की फीस कितनी है एम्स की? यहाँ 5 साल की 5,000 फीस है, 5,500, और उसमें हॉस्टल इंक्लूड है। हाँ, तो मतलब बहुत बढ़िया बात है ना। और कुछ कहना जरा? बस ये कि दुनिया की सबसे सस्ती एजुकेशन अगर है तो वो एम्स में। हाँ, अच्छे से मेहनत करके एम्स में सेलेक्ट हो। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यदि आपको एम्स मिलता है तो आप 5,000 रुपए में पूरी एमबीबीएस कर सकते हैं। और यदि आपको एम्स नहीं मिलता तो आपके थोड़े से फीस में क्या है, पैसे भी लगते हैं। खैर, जैसी भी कंडीशन है, तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ो ताकि आप लोग एम्स तक पहुंच जाओ, क्योंकि फिर आपके 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए ही लगेंगे, जिसमें आपके हॉस्टल की जो फीस है वो भी इसमें इंक्लूड रहती है कि नहीं? बताओ, हॉस्टल के अलग से नहीं लगते, खाने पीने की बहुत अच्छी हॉस्टल सुविधा। हाँ, तो हॉस्टल सुविधा है वो फ्री में है आपके लिए, है ना। तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी फिर तो आपको एम्स में ही जाना चाहिए। बस ये आप लोग ध्येय करके पढ़े, आज से पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दें। और जीवन एक बार मिलता है, आपको मेहनत करनी है पूरी, और ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। बस
आप एक साल तक अच्छे से मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से किताबें आप पढ़ लो और सफिशिएंट 10 किताबें तो पढ़नी है भाई, और उन्हीं में से आता है। कभी तुमको ऐसा लगा है कि भी एनसीईआरटी से बाहर एनटी जो है वो क्वेश्चन पूछता है? नहीं पूछता। तो भाई 2 किताबें हैं छोटी छोटी बायोलॉजी की, तो बस एनसीईआरटी पढ़नी है और गिने चुने क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको करने होते हैं। तो आप भी एम्स में जा सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप जरूर एम्स में जाएंगे और मैं वहाँ मिलूंगा। हाँ, आपको आगे मिलेगा मुबारक, और मैं भी आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप लोगों के जो आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से मेहनत करें और आप लोग भी एम्स तक पहुँचें, और मुबारक की तरह ही आप लोग मुझसे मिलने के लिए आएँ कि सर देखिए कि आज हम आपके स्टूडेंट हैं और आज हम एम्स में हैं, आज हम डॉक्टर बन गए, है ना। तो ऐसी बातें हमें बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है टीचर को, सभी टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो।